नमस्कार, मैं हूं अजय। अगले आधे घंटे में दिन की सभी बड़ी खबरें, हाथरस केस का अपडेट आपको बताएं। आज क्या क्या हुआ यहां पर। जांच का सिलसिला लगातार जारी है। सीबीआई हर एक पहलू को खंगाल रही है। सीबीआई हाथरस केस से जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। आज 8 घंटे की पूछताछ की। अलीगढ़ जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ हुई तो अस्पताल के डॉक्टरों से भी पूछताछ हुई। संदीप, लवकुश, रवि और राजकुमार से भी सीबीआई की टीम मिली और सबसे पूछताछ हुई। जिन पर आरोप लगे हैं उनके पक्ष को भी जाना समझा, सवाल जवाब हुए। इसके अलावा हॉस्पिटल पहुंची जहां सबसे पहले पीड़िता को ले जाया गया था जख्मी होने के बाद। वहां कैसा जिसने इलाज किया, जिन डॉक्टरों ने, जिन स्टाफ ने, सबसे सीबीआई की टीम मिली। सबसे पूछा किस हाल में पीड़िता पहुंची थी, कितनी चोट थी, किस तरह की चोट थी और कैसे उसकी हालत बिगड़ती गई, फिर कैसे उसको भेजा गया था, दिल्ली के लिए रेफर किया गया था। तो एक एक पहलू को खंगाल रही है सीबीआई। आज अस्पताल और आरोपी से लंबी पूछताछ। और आरोपी से मिलने भी जब पहुंची, अलीगढ़ जेल में बंद आरोपियों से बातचीत की। लंबी 8 घंटे की पूछताछ की आरोपियों के साथ सीबीआई के लोगों ने। इससे वारदात का सच सामने आ सके। उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज जाकर उन साक्ष्यों को जुटाने की भी कोशिश सीबीआई ने की। रंजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। रंजीत, तो सीबीआई की लंबी पूछताछ आज अलीगढ़ में, अस्पताल में भी, आरोपियों से भी। क्या कोई सुराग, कोई संकेत, कोई बात बाहर निकल रही है कि क्या बात है? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो सीबीआई थी, ये सीबीआई तकरीबन 11:50 पे यहाँ अलीगढ़ आई थी और 7 घंटे 45 मिनट इसकी पूछताछ चली है। 7:35 पे बाहर निकली है और एक बहुत लंबी पूछताछ के बाद जब हमें सूत्रों से पता चला कि काफी अहम सुराग इन चारों आरोपियों से पता चले हैं, जो आने वाले समय में ये पेश करेगी और इसमें काफी चीजें निकल कर आएंगी। और एक चीज ये भी पता चल रही है कि जो डॉक्टरों से पूछताछ करी थी उसमें भी काफी अहम सुराग मेडिकल में सीबीआई के हाथ लगे हैं। जो सीबीआई यहाँ से उन सुरागों को लेकर हाथरस पहुंच चुकी है और आने वाले समय में ये सुराग बहुत काम आएंगे। जी, तो जाहिर तौर पर कड़ियां एक से दूसरी कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है सीबीआई। हर पक्ष के बयान, उनसे लंबी पूछताछ, उनसे पड़ताल और फिर उनको सभी को जोड़कर एक केस की पूरी तस्वीर को साफ करती जा रही है। और यकीन मानिए कि हम आप नहीं समझ पाएंगे, मगर सीबीआई की टीम के सामने अब तक पूरी केस की पूरी तस्वीर आ चुकी होगी। बस उन्हें सबूतों के तौर पर कड़ियां जोड़नी है। बहराइच से खबर है, आग लगने से 9 घर जलकर राख हो गए। अनाज और नकदी भी जल गए। आग लगने की वजहों का पता नहीं चला है, लेकिन बहराइच में बड़ी आग की घटना देखिए किस तरह से सारे घर जलकर राख, पूरा का पूरा टोला ही मिट गया, सफाया हो गया। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पाया, लेकिन बचा कुछ नहीं। लेखपाल ने नुकसान का आकलन किया है। अपनी रिपोर्ट प्रशासन को लेखपाल देगा। उसके बाद मुआवजे की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो सब खत्म। झांसी में पुलिस चौकी में बवाल हो गया। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामूली विवाद में दोनों पक्ष भिड़ गए। कई लोगों को चोटें आई हैं। प्रेमनगर थाने का ये मामला, किस तरीके से थाने में देखिए बवाल खड़ा हो गया और सभी एक दूसरे पर टूट पड़े। 2 पक्ष पहुंचे थे पुलिस चौकी और यहीं पर भिड़ गए। लेकिन पुलिस क्यों नहीं नजर आ रही है इनको रोकने में, जबकि थाने में ये मामला हो रहा है, मारपीट हो रही है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र का मामला झांसी में। समाजवादी पार्टी से जब से शिवपाल यादव का नाता टूटा है, तब से कई बार इशारों में समाजवादी पार्टी में के साथ जुड़ने की बात वो कहते रहे हैं। फिर से एक बार उन्होंने
शिवपाल यादव ने साफ तौर पे कहा है कि पहली प्राथमिकता उनकी होगी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो। हालांकि ये बार बार वो कह रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि समाजवादी पार्टी ऐसा चाहती है, क्या अखिलेश यादव ऐसा चाहते हैं जिनसे उनकी तनातनी हुई और पार्टी दो फाड़ हो गई थी, जिसका खामियाजा दोनों ही भुगतते रहे हैं। उसके बाद से हर चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव हो, दोनों को। अब शिवपाल यादव गठबंधन की बात कह रहे हैं, यानी पार्टी दो रहेगी लेकिन दोनों के बीच में गठबंधन हो सकता है। मगर समाजवादी पार्टी क्या करेगी? और संभल में शिवपाल यादव ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पहली प्राथमिकता अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी की प्राथमिकता समाजवादी पार्टी ही है, जिसके साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरने को वो तैयार हैं। शिवपाल यादव एक बार फिर से ये बयान अपनी दोहराते हुए। देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हम अलायंस करेंगे और हमारी प्राथमिकता है पहले समाज, नहीं तो हम अन्य पार्टियों से करेंगे, लेकिन अलायंस करके हम चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में मुझे सरकार बनानी है। बलिया हत्याकांड के आरोपी धीरेंद्र सिंह को बलिया की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पेशी से पहले जिला अस्पताल में आरोपी का मेडिकल कराया गया। कल एसटीएफ ने लखनऊ से आरोपी धीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। 15 अक्टूबर को रेवती थाने के दुर्जनपुर गांव में बलिया में जिस तरह से कोटे की दुकान के विवाद के दौरान खुलेआम गोली चली थी और इसमें जयप्रकाश नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी, उसमें गोली चलाने का आरोप धीरेंद्र सिंह पर ही लगा है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी, मगर अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और सरकार ने भी इस पूरे मामले में तेजी दिखाई है, आरोपियों की गिरफ्तारी कराई है, लेकिन बलिया कांड पर बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी ने विपक्ष को मौका दे दिया है हमला बोलने का। इस रिपोर्ट में देखिए, क्योंकि अब पार्टी किस तरह से डैमेज कंट्रोल में जुटी है। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की मुश्किल बढ़ती जा रही है। बलिया गोलीकांड के आरोपी बीजेपी नेता धीरेंद्र सिंह का समर्थन करके फंसे सुरेंद्र सिंह से आला कमान नाराज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बलिया की घटना पर फोन करके नाराजगी जताई है। नड्डा ने विधायक सुरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए हैं। नड्डा ने कहा है कि ऐसी हरकत पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले रविवार को स्वतंत्र देव सिंह ने सुरेंद्र सिंह को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय बुलाया था। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने इसे सामान्य मुलाकात ही बताया। प्रदेश अध्यक्ष से कार्यकर्ता और विधायक मिलने आते हैं और उसी के तहत आए थे। वहीं सुरेंद्र सिंह से जब न्यूज 18 ने पूछा तो बोले कि प्रणाम करने आया था। अरे सामान्य मुलाकात थी, हम प्रणाम करने गए थे और क्या। ये सच है कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान से पार्टी और सरकार को असहज होना पड़ा था और इसीलिए विपक्ष फ्रंट फुट पर खेलता दिख रहा है। लखनऊ में सीएम योगी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वर्चुअल मेले की शुरुआत की। ये मेला 19 से 24 अक्टूबर तक चलेगा। मेले का मकसद सभी जिलों के उत्पाद को प्रोत्साहन देना है, ओडीओपी योजना को आगे बढ़ाना है। एमएसएमई और निर्यात विभाग ने इस मेले का आयोजन किया था। फिक्की के साथ मिलकर ये मुहिम आगे बढ़ाया जा रहा है। शिल्पकार, कारगर, हस्तशिल्पी सभी मेले से जुड़ रहे हैं। ओडीओपी प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने की इसके जरिए कोशिश है और यही वजह है कि कई देशों के दूतावासों से भी इस मेले को जोड़ा गया है। इससे जो छोटे छोटे शिल्पकार हैं और सभी प्रदेश के सभी जिलों के जो उत्पादक हैं उन सबको बड़ा फायदा हो सकता है। भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी इस अभिनव योजना को देश के अन्य राज्यों के अंदर भी लागू करने के लिए कहा है। फिक्की के साथ मिलकर के हम लोगों ने 2018 में ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट था। इसने प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया।
और इसके बाद प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग का पहला कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ था। लखनऊ में सीएम योगी ने पंचायत भवनों और सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सामुदायिक शौचालय में एक साथ 59,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने 21,000 से ज्यादा पंचायत भवनों और 35,000 से ज्यादा सामुदायिक शौचालयों का एक साथ शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने करीब 19,000 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सामुदायिक शौचालय के साथ 59,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इन महिलाओं को 6,000 रुपए महीने मिलेंगे। साथ ही संक्रमण के खतरे को देखते हुए उन्हें पीपीई किट भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता से इंसेफ्लाइटिस का खतरा कम हुआ है और स्वच्छता मिशन से रोजगार का सृजन भी हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि अब गांव में ही मूल निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। इससे दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों की मुख्यालय के लिए दूरी कम हो जाएगी। सीएम योगी ने करीब 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। यानी एक मिनी सचिवालय का काम, एक ग्राम सचिवालय का काम ये करेगा। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में भी एक महिला को वहां पे रोजगार के सृजन की व्यवस्था। और सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई आज यूपी में सामने आई। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। तिवारी फैमिली की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि सीबीआई ने एक फ्रॉड केस में एक साथ छापा मारकर तमाम सबूतों को खंगाला और एफआईआर भी दर्ज किया। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी पत्नी रीता तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने 754 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के चिल्लूपार से विधायक हैं। वो बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। सीबीआई ने विनय और उससे जुड़ी कंपनी के नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर के ठिकानों पर छापेमारी भी की। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के एक दूसरे डायरेक्टर अजीत पांडे के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापा मारा। इसके साथ ही सीबीआई ने गंगोत्री इंटरप्राइजेस, रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर भी छापेमारी की। सीबीआई की छापेमारी के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। करोड़ों के बैंक लोन घोटाले में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई नई दिल्ली ने गंगोत्री इंटरप्राइजेस से जुड़े हुए 3 ठिकानों पे छापेमारी की है, जिसमें लखनऊ का महानगर, गोरखपुर और नोएडा का सेक्टर 100 का ऑफिस और रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस हैं। बताया जा रहा है कि गंगोत्री इंटरप्राइजेस और उससे जुड़ी हुई कंपनियों ने कई नेशनलाइज्ड बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया था। और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की। ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान और इनोवेशन यानी कि नवाचार में पहले से ही निवेश करना होगा। समाज का भविष्य विज्ञान और इनोवेशन में ही है और इसी से आकार लेगा। पीएम ने कहा कि भविष्य को कभी भी अदूरदर्शी तरीके से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। भविष्य विज्ञान और इनोवेशन में निवेश करने वालों का होगा, लेकिन इसके लिए इन दोनों ही को सही ढंग से निवेश इनमें करना होगा। और राज्यसभा के लिए नामांकन कल 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन सुनील बंसल और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच इसके यानी कि राज्यसभा के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। राज्यसभा चुनाव के लिए कल से नामांकन शुरू हो जाएगा। 20 अक्टूबर से शुरू होकर के 27 अक्टूबर तक नामांकन होगा। अब सबकी निगाहें बीजेपी पर लगी हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी होंगे। ये माना जा रहा है कि 3 लोग जो राज्यसभा के हैं, हरदीप पुरी, नीरज शेखर और अरुण सिंह, ये रिपीट होंगे और बाकी प्रत्याशी जो होंगे वो कार्यकर्ता होंगे और कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी जो नेता हैं उनको भी उत्तर प्रदेश से भेजा जा सकता है। तो इस तरह से कल महामंत्री संगठन सुनील बंसल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच इसको लेकर के वार्तालाप हो चुकी है और एक प्राथमिक जो चर्चा हो चुकी है और एक सहमति बन चुकी है कि कौन कौन से नाम होंगे और इस सहमति को अब केंद्रीय नेतृत्व से अवगत कराना है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो बीजेपी की स्थिति है, यहाँ पे 10 सीट हैं राज्यसभा के, उसमें से 8 सीटें तय मानी जा रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी ही जीतेंगे। जो विधानसभा में विधायकों की स्थिति है
394 विधायक हैं अभी बीजेपी के, और एक सीट जो है उसमें विपक्ष की अगर एका रही तो वो विपक्ष ले सकता है, और एक और सीट जो बचेगी वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो अब सबकी निगाहें बीजेपी पे है कि वो कौन कौन से प्रत्याशी उतार रहे हैं, और जो कार्यकर्ता है बीजेपी की स्पेशली उनकी निगाहें लगी हुई हैं कि उनके बीच से कौन अब राज्यसभा जाने के लिए किसका नाम आ सकता है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ।